हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम एक ऐसे एजुकेशनल रिफॉर्मर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कई सारे दूसरे एजुकेशनल रिफॉर्मर को इंस्पायर किया था। इनकी जो थ्योरीज थी, इनके जो आइडियाज़ थे, वो आज की मॉडर्न एजुकेशन में हमें बहुत जगह पे देखने को मिलते हैं। और थैंक्स टू हिम कि हमारे पास जितने भी आज की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की आइडियाज़ हैं या हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो भी बात करते हैं, वो सारी चीज़ों की शुरुआत इन्हीं से हुई थी, जिनका नाम है योहान हेनरिच पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी एक ऐसे इंसान थे जो खुद भी बहुत ज़्यादा काइंड थे, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो थी सहानुभूति थी गरीब लोगों को लेके, गरीब बच्चों को लेके, उनकी पढ़ाई की, मॉरल एजुकेशन की इनको बहुत चिंता रहती थी। ये उनके लिए बहुत कुछ इन्होंने किया था। जो डिसएडवांटेज ग्रुप के जो बच्चे, पुअर चिल्ड्रन जिन्हें कह सकते हैं हम, जो पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी मॉरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एजुकेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनका ये मानना था कि एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है एक सोसाइटी में डेवलप करने के लिए, या किसी भी सोसाइटी की, कंट्री की इम्प्रूवमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है और ये सबको मिलनी चाहिए, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। खुद ये बहुत ही पुअर फैमिली बैकग्राउंड से थे, कई जगह पे इनको बहुत प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा, इसीलिए इन्होंने ये खुद जब फेस करा तो इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मैं बहुत सारे लोगों की, बच्चों की मदद कर सकूं, ताकि वो एजुकेशन से दूर ना रहे, सबको एजुकेशन मिल सके। एजुकेशन फॉर ऑल इनका जो था वो मोटो था। और बेसिकली इन्होंने जो भी आइडियाज़ दिए ना, उससे बाद में हमने और जो एजुकेशनल रिफॉर्मर्स पढ़े हैं, जैसे हमने फ्रोबेल के बारे में पढ़ा है, मारिया मोंटेसरी के बारे में पढ़ा है, और जॉन डूई के बारे में, बाद में जो पियाजे के बारे में पढ़ा था, तो और भी कितने सारे थ्योरिस्ट आए, उन सब को इनके ही आइडियाज़ से आइडियाज़ मिले, मतलब इन्होंने ही इंस्पायर किया, जिनसे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई। तो इन्होंने एक तरह से शुरुआत कर दी थी एजुकेशन को रिफॉर्म करने की, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कह लो, या उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने की जो बात शुरू करी। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो इनके बिना आप कह सकते हो कि कोई और जो भी थ्योरिस्ट की हम बात करें, उन सब के थ्योरीज में कहीं ना कहीं आपको पेस्टोलॉजी के दिए हुए आइडियाज़ मिलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे इन्हीं के दिए हुए आइडियाज़ आपने और थ्योरिस्ट की थ्योरीज में भी पढ़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं। योहान हेनरिच पेस्टोलॉजी की एजुकेशन फिलोसफी। ही वॉज फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। स्विस एजुकेशन जो थी, एजुकेशनल रिफॉर्मर्स थे ये। इनकी फ़िलॉसफी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करती थी, और मॉरल डेवलपमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी थी। थ्रू एजुकेशन मॉरल डेवलपमेंट, एंड टीचर के लिए ये कहते थे कि टीचर का रोल ना एक एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए। और आप देखो आज के मॉडर्न एजुकेशन में आपको यही सारी बातें देखने को मिलेगी, जहाँ पे हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, टीचर एज अ फैसिलिटेटर की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से मॉडर्न एजुकेशन में जो भी चीज़ें हम आज के टाइम पे देखते हैं ना, उनके आइडिया शुरुआत हो चुकी थी या करी गई थी पेस्टोलॉजी के थ्रू। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी बोलते हैं। फिर इनकी जो अर्ली लाइफ थी, ही वॉज बॉर्न इन 1746 इन ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड, एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ जॉन जेकस रूसो। तो अगर जैसे मैं बोल रही हूँ कि पेस्टोलॉजी से बाकी सारे थ्योरिस्ट इंस्पायर हुए थे, अगर इनसे इनका देखा जाए तो ये किससे इंस्पायर हुए थे? ये रूसो से इंस्पायर हुए थे। तो अगेन दैट मीन्स कि रूसो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे एजुकेशन में। एंड उसके बाद इज अर्ली एक्सपीरियंसेस में वर्किंग विद अनप्रिविलेज चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के साथ काम करा इन्होंने काफ़ी, उनको पढ़ाने का, उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग का, चाइल्ड सेंटर लर्निंग के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था। ही सेड कि एजुकेशन एक्टिवेट्स अ चाइल्ड इन्नेट विजन। इनका मानना था कि एजुकेशन बच्चे की इन्नेट विजन, इन्नेट मतलब इनबॉर्न, जो उसके अंदर पहले से ही होती है, उस विजडम को बाहर लेके आने का काम करती है एजुकेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है वो ब्लैंक स्लेट हैं, जैसे जॉन लॉक बोलते थे कि बच्चे एक ब्लैंक स्लेट है, टेब्यूला रासा वर्ड वो यूज़ करते थे, कि जिनको ऊपर कुछ जो जब पैदा होते हैं तो दिमाग एकदम ब्लैंक होता है, हम जो सिखाते हैं वही उस पर लिखा जाता है। बट ये ऐसा नहीं मानते थे। इनका ये मानना था कि उनके अंदर इनबॉर्न विजडम होती है, हमारा काम है कि किसी तरीके से उसको फैसिलिटेट करना ताकि वो विजडम जो है वो बाहर आ सके। देन इन्होंने एक बुक भी लिखी थी विच वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, लियोनार्ड एंड गर्ट्रूड करके, जिसमें इन्होंने अपनी एजुकेशन फिलोसफी के बारे में लिखा था।
एंड ही सेड कि जो टीचर्स होते हैं ना उनको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, कि कैसे हम जो ह्यूमन होते हैं वो कैसे अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिकली चाइल्ड की डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। उससे क्या होगा, अगर टीचर चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेगा तो उसको कम से कम ये तो पता चलेगा कि कितने स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है और हर स्टेज में कैसे सोशल, इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे चेंज होती है। तो ये ज़रूरी है टीचर को पढ़ने के लिए, क्योंकि बिकॉज टीचर्स आर हैंडलिंग चिल्ड्रन। जब चिल्ड्रन हैंडल करना है तो उनकी डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि किस स्टेज का बच्चा कैसे सीख सकता है, उस टाइम वो कौन सी स्टेज पे है, उसकी किस तरह की चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर को चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज हो। एंड लर्निंग प्रोसीड्स थ्रू स्टेजेस विच with children needing to master skills and knowledge before moving to the next stage। तो जो लर्निंग होगी वो स्टेजेस में होगी ऑब्वियसली, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, और एजुकेशन के थ्रू उन्हीं स्किल्स को मास्टर करना है, ठीक है। ये प्रमोटेड होल चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट प्रमोट करते थे ये, जहाँ पे ये चिल्ड्रन की फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे। ये सारी डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, ये इंटीग्रेटेड है, मतलब एक साथ होनी चाहिए सारी डेवलपमेंट, सारी डोमेन्स की डेवलपमेंट, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, मॉरल हो, इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल हो, और इसी से हम होल चाइल्ड को डेवलप करने में मदद करते हैं। तो होल का मतलब यहाँ पे आप मान के चलो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। ये होलिस्टिक वर्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के टाइम पे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की। सिर्फ दिमाग नहीं डेवलप करना है, फिजिकली भी डेवलप होना चाहिए, इमोशनली भी, मॉरली भी। तो होलिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे। वही ये बोलते थे कि होल चाइल्ड के ऊपर फोकस करना है, और द हैंड, द हार्ट एंड द हेड, इन 3 चीज़ों का यूज़ होना चाहिए जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। ये क्या चीज़ होती है ये डिटेल में अभी हम देखेंगे। तो द हेड, हार्ट एंड हैंड का मतलब है, हेड का मतलब है उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गई, हार्ट का मतलब है इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट, और हैंड का मतलब है फिजिकल स्किल्स। तो अपना दिमाग भी लगा रहा है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रही है, उसके कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं, वो क्रिटिकली थिंकिंग भी कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। उसके बाद वो इमोशनली कनेक्ट हो रहा है चीज़ों के साथ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करके देख रहा है चीज़ों को, इमोशनली कनेक्ट कर पा रहा है, मॉरली कनेक्ट कर पा रहा है। फिर हैंड का मतलब है प्रैक्टिकल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स। तो इसलिए इनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हेड, हार्ट और हैंड वाला। देन ऑब्जर्वेशन एंड सेंसेशन में ये बोलते थे कि ऑब्जर्व करने दो चीज़ों को, एक्सपीरियंस करने दो, डायरेक्टली चीज़ों को ऑब्जर्व करने दो, मेमोराइज करने के लिए मत बोलो। उनको कुछ सिखा रहे हो तो उनको वहाँ पे ले जाओ, उनको दिखाओ जाके कैसा होता है, उनको ऑब्जर्व करने दो, हाथ में उठा के देखने दो चीज़ों को जो वो समझ रहे हैं। मतलब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करो, ऑब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी फोकस रहता था इनका, तो ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करो। ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे सपोज आप उनको किसी प्लांट के बारे में या किसी फ्रूट के बारे में पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाने से पहले वो एक्चुअली में उसको दिखाओ, उसको 2 हाथ में कि ये देखो ये फ्रूट है या प्लांट है। जो उसको सेंस करेगा, वो उसको देखेगा, तब लर्न कर लेगा। उसको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको अपने आप ही लर्निंग हो जाएगी। फिर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन में टीचर को इस तरह की अप्रोच यूज़ करनी चाहिए जो हर यूनिक बच्चे के हिसाब से जो होती है। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो उनको इस चीज़ का, टीचर्स को अपनी यूनिकनेस का ध्यान रखना है, जिसको आज के मॉडर्न एजुकेशन में हमने एक वर्ड दिया हुआ है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। वही बात ये भी बोलते थे। नेक्स्ट, लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में जैसे मैंने बोला, ऑब्जेक्ट के ऊपर इनका फोकस बहुत रहता था कि उनको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स 2 हाथ में पकड़ के सीखने के लिए, ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को जब देखेंगे तो उनको वो फिजिकल ऑब्जेक्ट और मटेरियल जो है ना वो देख के जल्दी याद होगा, उसके बारे में सीख पाएंगे ठीक से, उसको यूज़ करके पता चलेगा कि वो क्या है। उनको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं। अब क्लास में जब हम पढ़ाते तो क्या होता है, जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने कभी देखा नहीं, जैसे हम प्लांट्स की, प्लैनेट्स की बात करते हैं क्लास में, या प्लैनेट्स की बात हो रही है, या कोई ऐसी चीज़ की बात हो रही है कॉन्स्टिलेशन की जो उन्होंने कभी देखी नहीं, और बच्चे इमेजिन इतना नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो उनके समझ से बाहर हो जाता है, फिर उनको वो चीज़ें रटनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं है। तो इससे अच्छा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद दी कॉन्क्रीट थिंग्स। उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे, उनकी इमेजिनेशन डेवलप होगी, तो अपने आप वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी समझ पाएंगे। दूसरा, गाइडेड डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है। ये जो बच्चे जो होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको आप खुद से क्यूरियोसिटी को यूज़ करके
खुद से चीज़ों को डिस्कवर करने दो। आप मत उनको डायरेक्टली आंसर्स मत बताओ हर प्रॉब्लम के, आप उनको प्रॉब्लम्स बताओ, आप उनको चीज़ें दिखाओ, अपने आप वो अपनी क्यूरियोसिटी से उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो टीचर्स फैसिलिटेट लर्निंग बाय गाइडिंग स्टूडेंट्स थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लैब में जैसे ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए या एक्टिविटीज़ के लिए ले जाते हैं, तो उनको वहाँ पे खुद ही अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने दो। वो एक्टिव सीकर हैं नॉलेज के, वो खुद पढ़ेंगे, खुद सीखेंगे, तो धीरे धीरे उनको ज़्यादा लर्निंग होगी। आप उसको गाइड करो, वो आपसे कुछ पूछे तो आप उसको बता दो, लेकिन ज़बरदस्ती खुद से पढ़ाने की कोशिश करना बिना कोई चीज़ दिखाए, तो वो चीज़ फिर बच्चों की समझ के बाहर हो जाती है और उनको बोरिंग भी लगती है। फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की चीज़ें होनी चाहिए, मतलब जो लर्निंग करा रहे हो ना वो एवरीडे एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई हो। ऐसी चीज़ों पे फोकस करो जो उनको डे टू डे रूटीन में काम आएंगी, जो उनकी डेली लाइफ से कनेक्टेड होंगी, तब वो ज़्यादा जल्दी बेटर तरीके से सीख पाएंगे। जैसे सर्कल समझा रहे हैं तो उसमें ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जो डेली अपने घर में देख रहे हैं, जैसे साइकिल का पहिया हो गया, उस चीज़ का एग्जाम्पल दो जो उसके सामने है, जिसको वो टच कर सकता है, या हाथ में चूड़ी पहनी हुई है उस चीज़। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जो एवरीडे एक्सपीरियंस से ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है सीखने में। फिर मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करा था पेस्टोलॉजी ने कि भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो या हमारे सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, तो उसमें एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल पे फोकस नहीं करना है, पढ़ाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअली एबल हो जाए, उल्टा ये ज़रूरी है कि वो मॉरली बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, एथिकल वैल्यूज़ उनमें हो। तो वैल्यूज़ और एथिक्स को बहुत फोकस करते थे कि मॉरल कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्टूडेंट्स का, उनके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, जैसा खुद भी था पेस्टोलॉजी में। सेल्फ डिसिप्लिन हो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को इंडिपेंडेंस दी जाए और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए चीज़ों को संभालने की, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी छोड़ा जाए बच्चों को ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें चीज़ों की। अब जैसे क्या होता है, हर चीज़ अगर आप इंस्ट्रक्शंस दोगे तो बच्चा खुद से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, लेकिन क्लास में जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, जैसे कोई मॉनिटर बना देते हैं या किसी को कोई इंचार्ज बना देते हैं, जब रिस्पॉन्सिबल खुद से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने आप ही सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, तो उस चीज़ का यूज़ करना ज़रूरी है। फिर इमोशनल सिक्योरिटी में हेड, हैंड और हार्ट, जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हेड के अंदर आपके ये स्किल्स आ जाते हैं, कॉग्निटिव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, और आजकल तो ये बहुत बात हो रही है कि इस तरह के स्किल्स को डेवलप करना जिनको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 C's भी बोलते हैं। 4 C's में ना कम्युनिकेशन भी आ जाता है, तो मतलब कॉग्निटिव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन, और ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करी जा रही है कि एजुकेशन में इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर हैंड में आता है साइकोमोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब मसल्स को कैसे अपने यूज़ करें, मसल डेवलपमेंट में हेल्प हो, जिससे इस तरह की एक्टिविटीज़ हों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग। फिर हार्ट में इमोशनल कनेक्शन आ जाता है, तो जो लर्निंग हो रही है उसमें ये तीनों चीज़ों का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। रोल ऑफ अ टीचर क्या है, गाइड करने का है, लेक्चर देने का रोल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओनली टू गाइड द स्टूडेंट्स, अलाउइंग द स्टूडेंट्स टू डिस्कवर एंड लर्न फॉर देमसेल्व्स। तो एज अ फैसिलिटेटर और अ गाइड टीचर जो है वो काम करेगा। कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप, टीचर शुड बिल्ड केयरिंग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स। उनकी डेवलपमेंट को फॉस्टर करने के लिए स्ट्रिक्टनेस नहीं, पनिशमेंट का यूज़ नहीं करना है, स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी है, rather use caring and supporting relationship with the student. And adapting individuals, teachers must tailor their methods to the unique needs and abilities of the student. तो हर बच्चे का जो यूनिक नीड और एबिलिटी है उसके साथ टीचर्स को भी अडेप्ट करना चाहिए कि उनकी लर्निंग अलग तरीके से कैसे हो सकती है। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ बच्चे देख कर ज़्यादा सीखते हैं, तो हर बच्चे की कैसे लर्निंग नीड है उसको अकॉर्डिंग टीचर को फैसिलिटेट करना चाहिए। अच्छा, नेचर और एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे कि आउटडोर लर्निंग बहुत ज़रूरी है, नेचर में जाके बच्चों को आउटडोर लर्निंग कराना बहुत ज़रूरी है। उनको अपने एनवायरनमेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी तो वो अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे या उसको अप्रिशिएट करेंगे। प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए जैसे गार्डनिंग जैसी एक्टिविटी हो या एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटी हो, ये बहुत ज़रूरी है। देन एक वन ऑफ दी टीचिंग टेक्निक कह लो या टीचिंग मेथड कह लो जिसको वो यूज़ करते थे,
दैट वॉज अ जर्मन वर्ड कॉल्ड एंशुआंग। मे बी आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, हो सकता है जर्मनी में कुछ जर्मन लैंग्वेज में बेटर तरीके से बोलते हो, बट जैसे अगर हम इंग्लिश में देखें तो एंशुआंग बन रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये कहते थे इस टेक्निक को यूज़ करना चाहिए हमें पढ़ाते टाइम। इसका मतलब है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल चीज़ है, पहले सिंपल से शुरू करो फिर कॉम्प्लेक्स पे जाओ। यूजुअली ऐसे ही होता है एजुकेशन सिस्टम में कि पहले हम सिंपल चीज़ें समझाते हैं फिर कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है। कॉन्क्रीट जैसे मैंने बोला कि फिजिकल चीज़ों के बारे में बात करो बारे में, या ऐसी चीज़ों की जिसको वो सेंस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आप इमेजिनेशन पे जाओ, एब्स्ट्रैक्शन पे जाओ। लास्ट में नियर टू फार है। नियर टू फार का मतलब जो चीज़ें उनको पता है उनके आसपास एग्जिस्ट करती हैं, पहले उनके बारे में समझाओ। फिर धीरे 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 जो दूर की चीज़ें हैं, जैसे पहले अपने अर्थ के बारे में बताया, फिर दूसरे प्लैनेट्स के बारे में बताया, तो नियर टू फार मतलब जो चीज़ सामने है पहले वो समझ आए, फिर दूर की बात करें। तो ये जो टेक्निक है इसको अंशुआंग बोला जाता है, जिसको यूज़ करने के लिए बोलते थे। करिकुलम में इनका कहना था कि ऐसे सब्जेक्ट्स हो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, गार्डनिंग हो गया, जो वोकेशनल स्किल्स के अंदर आजकल हम बोलते हैं, जिससे बच्चे के अंदर ऐसे स्किल आ जाते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपने लिए अर्न कर सकता है, अपने लिए सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। मैथ्स अरिथमेटिक हो गया और ज्योमेट्री हो गया, तो मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी, आर्ट एंड क्राफ्ट, इस तरह के सब्जेक्ट्स बोलते थे करिकुलम में होने चाहिए स्टूडेंट्स के। देन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस था इनका कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हो। डायरेक्ट एक्सपीरियंस को ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे कि डायरेक्टली एक्सपीरियंस करके सीखे, एक्टिविटी करे, हैंड्स ऑन लर्निंग करे, एक्टिविटीज़ करे, प्रैक्टिकल करे, नेचर में जाके अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने दे, बच्चों को ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करने दे। इंडक्शन मेथड का यूज़ करें। इंडक्शन मेथड में बच्चा पहले स्पेसिफिक चीज़ों को सीखे, फिर धीरे 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 जनरल चीज़ों पे जाए। तो स्पेसिफिक टू जनरल मतलब पहले जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है उनको परसीव करे, उनको सेंसेस के थ्रू समझे, फिर धीरे 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 जनरलाइजेशन करे और चीज़ों के बारे में। जैसे उसको पहले दिखाते हैं कि ये बॉल है, बॉल का शेप ऐसा होता है, इसको स्पिरिकल शेप बोलते हैं। समझ में आ गया स्पेसिफिक। अब उसको जनरलाइज करो। ऐसे ही जैसे हमारे प्लैनेट्स भी सारे स्फेरिकल होते हैं, तो मतलब उनकी शेप भी ऐसे ही होती है। तो पहले आपने स्पेसिफिक से स्टार्ट किया, फिर जनरलाइज किया ना। तो इंडक्शन मेथड हो गया। फिर बुक्स को मना करते थे कि बुक्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुक हमें नॉलेज तो दे रही है, बट बुक हमारी लर्निंग के लिए मतलब इंडिपेंडेंटली बुक से लर्निंग नहीं हो सकती। लर्निंग के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। एंड सिंप्लीफाई ऑल सब्जेक्ट्स मीन्स अपने सब्जेक्ट्स को इतना सिंपल बना दे कि वो उसको एक्सपीरियंस कर सके चीज़ों को, मतलब प्रैक्टिकली वो उसको करके सीख सके। सब्जेक्ट्स को सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इनकी समराइज कर सकते हैं हम इनकी फ़िलॉसफी के। देन आज अब जो इनकी जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है उसमें हमें कहाँ नज़र आते हैं इनके आइडियाज़। जैसे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो आज के टाइम पे हम बार बार बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, या हम हैंड्स ऑन लर्निंग की बहुत बात करते हैं, मॉरल एजुकेशन की। अगर आपने कहीं पे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत सुना है या पढ़ा है तो आपको लगेगा कि बिल्कुल इन्हीं के आइडियाज़ को कॉपी करा हुआ है। तो मतलब आज भी मॉडर्न एजुकेशन में भी वही सारी चीज़ें बोली जा रही है जो उन्होंने कई साल पहले बोली थी। तो दैट इज़ व्हाई आई सेड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिफॉर्मर है, जिनके सारे आइडियाज़ इतने मॉडर्न थे कि वो हमारी मॉडर्न एजुकेशन में आज के टाइम पे बहुत रेलिवेंट है। तो ये था पेस्टोलॉजी के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम हम किसी और के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिफॉर्मर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।